So hey everyone, welcome to my world Fiction Addiction, जहाँ हम लोग फिरजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर, जहाँ हर चीज़ हमारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लोगों के सजेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए आज एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं एक न्यू नॉवल के साथ, जिसका नाम है हार्ट टू हार्ट इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव। ये एक न्यू जर्नी है। शुरुआत करेंगे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। सपने कितने खूबसूरत होते हैं और उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत और सुकून भरा कुछ होता है तो वो होता है उन सपनों को जीना, क्योंकि सपनों में हम अपनी खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया हमारे इशारों पर नाचती है, उंगलियों पर नाचती है। हमारी पसंद, हमारी आजमाइश, हमारे शौक, हमारी ज़रूरतें, सब कुछ हमारे सपनों में हमारे मुताबिक होता है। कोई हमें ये बताने वाला नहीं होता कि हमें क्या, कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। सुनने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, पर खैर सपना है, कैसा भी हम जैसा चाहे वैसा इसे बुन सकते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स बिल्कुल सपनों जैसी ही जिंदगी जीता हो, मतलब जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकता हो, खुद का मालिक हो, दुनिया उसके इशारों पर चलती हो, उसके हुक्म पर चलती हो? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जब आपके पास पैसा हो, आपको जीने का तरीका आता हो, एक स्ट्रॉन्ग बैक हो, एक फादर हो जिनका बहुत बड़ा दूर तलक फैला हुआ एम्पायर हो, तो उसका इकलौता हायर कैसी जिंदगी जी रहा होगा? मुझे लगता है बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जी रहा होगा। और ये और कोई नहीं बल्कि लान ग्रुप के इकलौते हायर लान वांग ईबो है। एक अमीर घराने का अमीरजादा, बिल्कुल रिच स्पॉइल ब्रैट। पर ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि लैन हुआ के गुस्से को सब जानते हैं और सब ये भी जानते हैं कि लैन हुआ की आंखों का कोई तारा है तो वो सिर्फ उनका इकलौता बेटा है, जिसकी खुशी को पूरा करने के लिए वो दुनिया को ऊपर से नीचे करने तक की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ अपने बेटे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी वाइफ के चले जाने के बाद उनका सबसे प्रीशियस कोई तोहफा है तो वो उनका बेटा है। और अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। इसीलिए लान वांग ईबो बिल्कुल किसी रिच स्पॉइल ब्रैट की तरह है, अपनी मनमर्जी का मालिक, जो चाहे वही करता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, क्योंकि उसके डिक्शनरी में रूल्स, रेगुलेशन और लैन ईबो एक साथ कभी फिट नहीं हो सकते। लैन ईबो यानी कि अपनी मर्जी का मालिक, लैन ईबो मतलब नाइट लाइफ का प्रिंस, लैन ईबो यानी कि वन नाइट स्टैंड का किंग, लैन ईबो हॉट, चार्मिंग, ट्रेमेंडसली हैंडसम, सीजनिंग हंक, ऐसा जिसकी एक नज़र पर पूरी दुनिया उसकी दीवानी बन जाए, एक जॉली नेचर, और जब हंसता है तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि कितने इंसान तो वहीं बेहोश होकर गिर जाएं। इसकी काउंटिंग करना लगभग नामुमकिन है। अगर लान ईबो के पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस की बात की जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक, ये इसका स्टाइल स्टेटमेंट है। प्रेफरेंस बिल्कुल इन्हीं की तरह है, एक क्लास, लिमिटेड एडिशन शूज से लेके क्लोथ तक, एक्सेसरीज से लेके बाइक तक, साथ ही लिमिटेड एडिशन गर्ल तक। कोई भी लड़की इनके चार्म से बच नहीं सकती है। दिन की शुरुआत दोपहर होने से होती है और रात होते होते क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब की लाइफ को एंजॉय करते करते, खत्म करते करते एंड बेड पर होता है, और हमेशा इनके साथ एक ब्यूटीफुल गर्ल होना नेसेसरी है। डांस, म्यूजिक इनका शौक है और स्पीड इनका पैशन। जुबान बिल्कुल चाशनी की तरह है, अपना काम कैसे, कब, कहाँ, क्यों निकालना है ये इन्हें बखूबी तरीके से आता है। जितने ज़्यादा ये स्वीट हार्ट हैं उससे भी बड़े हार्ट ब्रेकर हैं। रिजेक्शन इनकी जुबान पर रहता है और जिसको चूज करना है उसके लिए इरादा 100% रहता है। अगर एक शब्द में लान वांग ईबो के कैरेक्टर को कंक्लूड किया जाए तो कम्प्लीटली मनमौजी शख्स, ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों के हिसाब से जीना बखूबी जानता है। जो चाहा वो किया, जैसा चाहा वैसे जिया, जो मांगा वो पाया, ना क्या होता है ये इन्हें कभी समझ नहीं आया। क्या होगा ऐसे शख्स का जब वो बिल्कुल अपने से उलट किसी और किरदार से टकराएगा? एक ऐसा शख्स जो सीरियस है, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, जिसके लिए उसका वर्क उसकी लाइफ है। उसका डेडिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड बिल्कुल वांग ईबो से उलट है। तब क्या होगा जब वांग ईबो एक ऐसे पर्सनैलिटी के साथ क्लैश करेगा जो उसके मुंह पर ना बोलने की हिम्मत रखता हो, जिसके लिए वांग ईबो एक नॉर्मल पर्सन है, एक टीनेजर है, एक ऐसा स्पॉइल ब्रैट है जिसके लिए वो उसके स्टैंडर्ड का बिल्कुल भी नहीं है। क्या वांग ईबो का चांद वीजान पर चढ़ेगा या वीजान का रंग ईबो पर चढ़ेगा? जिंदगी क्या होती है ये ईबो जान को बताएगा, या जिंदगी कैसे जी जाती है ये जान ईबो को सिखाएगा? दोनों में से कौन किसको बदलेगा, कौन किसको चाहेगा, कौन किसको बताएगा, या कौन किसकी राह पर चलेगा, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ जंग एक दूसरे को बदलने की है। एक शख्स ये जानता है कि पैसे से दुनिया की हर चीज़ को खरीदा जा सकता है, वहीं दूसरा शख्स ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार है कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती।
दो ऐसे रास्ते उस जगह जाकर टकराएंगे जिन्हें कभी टकराना नहीं था। दो ऐसे शख्स जो कम्प्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने आकर जब खड़े हो जाएंगे, कौन ज़िंदगी में क्या सीखेगा, कौन ज़िंदगी में किसको किसके रंग में ढलेगा, बस यही चीज़ें इस पूरी स्टोरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक शख्स जब हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है तो कैसे कैसे और क्या क्या बदलाव करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू नॉवल जिसका नाम है हार्ट टू हार्ट द एम्ब्रेस ऑफ माई लव। चलिए तो जल्दी से थोड़ी सी बातें इस नॉवल के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मॉडर्न फिक्शन है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने दोनों कैरेक्टर्स का नाम जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लान वांग इबो और दूसरे कैरेक्टर का नाम है वीजान शाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ डिस्क्लेमर के तौर पर कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स का किसी भी मॉडर्न आइडल से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं अपने मॉडर्न आइडल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं उन्हें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती। इसीलिए मैंने अपने कैरेक्टर्स के नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि ये एक मॉडर्न फिक्शन है और मैं इसमें मॉडर्न नेम को ही इंक्लूड करना चाहती थी और वांगशन हमारा लव है। इसीलिए मैंने नामों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि मेरे आइडल से भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा वांगशन भी साथ साथ चले। इसीलिए कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि मैं लैन इबो को लैन बो कहकर बुलाऊंगी और वी जहान को विजान कहकर बुलाऊंगी। तो इससे हमारे आइडल्स अलग हो जाएंगे और हमारे जो नॉवल के कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो सिंपली आप इस पूरे जो नामों को बिल्कुल नॉवल के कैरेक्टर की तरह लीजिएगा, इन्हें रियल लाइफ से मत जोड़िएगा, ठीक है। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये दोनों नामों का सजेशन कैसा लगा, क्या हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता हो तो हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर हम उसी तरीके से लेकर चलेंगे। क्योंकि एज अ ऑथर मुझे ये दोनों नाम बहुत पसंद है। अपने कैरेक्टर्स के अंदर जब मैं ये नाम लेकर बुलाती हूँ तो एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही चार्म आता है और कैरेक्टर्स की जो खूबसूरती होती है निखर कर वो तभी आती है जब मैं इन दोनों नामों को इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि जब मैंने वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट लिखा था तो उस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब मैं रियल लाइफ के आइडल्स के नेम यूज़ कर रही थी और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत बात है। तब मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था और मुझे उनका सजेशन बहुत अच्छा लगा। सही बात है, हमें अपने आइडल्स के नाम को एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज अ ऑथर मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम वाकई अगर किसी किरदार को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उनके नामों को क्यों इस्तेमाल किया जाए। उनके अंदर चेंजेस कर हम उनके नामों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपनी इमेजिनेशन को बस अल्फाज देना चाहते हो, हमें वो कैरेक्टर्स पसंद है, उन्हें साथ रखना पसंद है, अगर हम ये चाहते हैं तो क्यों ना हम नाम को थोड़ा सा बदल दें। इसीलिए जब भी मैं मॉडर्न फिक्शन लिखूंगी तो मैं लान बो और विजान नाम को इंक्लूड करूंगी और जब मैं हिस्टोरिकल लिखूंगी तो हम अपने लान वांग जी और वीवो शियान इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लान वांग जी और वीवो शियान जब मैं मॉडर्न फिक्शन लिखती हूँ तो थोड़े अटपटे या कहो थोड़े से हिस्टोरिकल वाली फील देते हैं, इसीलिए मैं मॉडर्न फिक्शन के लिए नामों को इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जो भी आपका सजेशन हो उसको मैं अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ढाल लूँगी। क्या आप लोगों को मेरी ये अलग सी कोशिश ठीक लग रही है? अगर ठीक लग रही हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू व्हाट यू वांट। ओके, फर्स्ट पॉइंट कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए तो सेकंड पॉइंट ये है कि इस फिक्शन एडिक्शन पर जितने भी फिक्शंस लिखे जाते हैं वो सब कुछ मैं ही लिखती हूँ, यानी कि इस पूरे फिक्शंस की होल सोल राइटर, ऑथर एंड नरेटर मैं ही हूँ। थर्ड एंड द लास्ट इस पॉइंट कि कोई भी मुझसे रिटन का लिंक मत मांगिएगा, क्योंकि मैंने अभी कोई भी रिटन फिक्शन लिखना शुरू नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर मैं लिखूंगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक मिल जाए तो वेल एंड गुड, यानी कि आपका ऑथर थोड़ा काम करना शुरू कर चुका है, और अगर नहीं मिले तो समझ लेना ये अभी भी उतना ही लेजी है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रिटन का लिंक मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी। तो चलिए मैं अपनी इमेजिनेशन को शुरू करती हूँ और इस नॉवल की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दैट्स द फाइनल। और हाँ, ये नॉवल बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हो और वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट से ये चीज़ मैंने सीख ली है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसको रैप अप करेंगे और हाँ, इसको थोड़ा सा फ्लफी रखेंगे, पुराने नॉवल की तरह सैड नहीं करेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना सारा समय ले लिया सिर्फ नॉवल को इंट्रोड्यूस कराने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आसमान में सूरज कब का निकल चुका था, या यूं कहो आधे पहर तक भी पहुंच गया था। सुबह ने अपनी अंगड़ाई ले ली थी और होते होते अब दोपहर आ गई थी। पर कोई एक ऐसा शख्स था जिसकी रात अभी तक गुजरी नहीं थी। वो अभी भी अपने सपनों और ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। अगर और कोई दिन होता तो नवाब अभी तक सोते ही रहते, पर आज कुछ अलग था। उनके कानों में एक ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जो बार बार उनसे कहना चाहती हो कि जाग जाओ, बहुत ज़रूरी है। ये और कोई नहीं बल्कि उनके फ़ोन की आवाज़ थी, जो वहीं टेबल पर लगातार न जाने कितनी देर से बज रहा था। एक आलीशान से कमरे में एक शख्स एक किंग साइज बेड के ऊपर लेटा हुआ था। उसके खूबसूरत से बॉडी के ऊपर एक ब्लैक शैटन की चादर थी, जिसने उसके उस खूबसूरत से शरीर को ढक रखा था। उसके बगल में एक और लड़की लेटी हुई थी, जो कि अपनी ही दुनिया में थी। उन दोनों की पोजीशन को देखकर और उनके बॉडी के हाल को देखकर बताया जा सकता था कि दोनों ने ही एक
हॉट नाइट स्पेंड की है और उसके बाद अपनी नाइट की जितनी भी एक्टिविटी को उन्होंने फील किया था उसकी हैंगओवर अभी तक उनके ऊपर है। और अपने थके हुए शरीर को और उस हैंगओवर को उतारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नींद में डूब जाओ। इसीलिए दोनों अभी तक अपनी नींद में डूबे हुए हैं, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि फ़ोन की लगातार बजती हुई उस रिंग ने प्रिंस की नींद में खलल डाल ही दिया था। लान ईबो ने अपने हाथ को इधर उधर घुमाते हुए अपने फ़ोन को उठाया और बिना फ़ोन की स्क्रीन देखे हुए उसने अपनी स्लीपी वॉइस में आंसर करते हुए कहा, हेलो। उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो थोड़ा सा अनॉय है क्योंकि उसकी मॉर्निंग स्लीप जो डिस्टर्ब हुई है, पर सामने से आती हुई आवाज़ ने कम्प्लीटली उसे थोड़ा सा अलर्ट कर दिया था, क्योंकि सामने जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी हाइपर थी। उसमें साफ कहा जा सकता था, हेलो यंग मास्टर। जैसे ही यंग मास्टर की आवाज़ सुनी, वांग ईबो ने उस फ़ोन को अपने कान से दूर किया और उस स्क्रीन के ऊपर नाम को देखा। उसकी आंखें अभी भी झुकी हुई थी क्योंकि नींद भरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी उस धुंधली सी आंखों में वो नाम को पढ़ सकता था। वो नाम लिखा हुआ था शुमा। वांग ईबो ने वापस अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाया और अपनी उसी स्लीपी वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग शुमा। पर आंट शू इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, यंग मास्टर, गुड मॉर्निंग नहीं, अलर्ट मॉर्निंग। जैसे ही ये शब्द वांग ईबो के दिमाग में दाखिल हुए, वैसे ही उसका लेजी से पड़ा हुआ शरीर एकाएक हरकत में आ गया हो। उसने तुरंत उस फोन को काट कर इधर उधर फेंका, बिस्तर से खुद के कदमों को नीचे जमीन पर रखा, अपनी नेकेड सी बॉडी के ऊपर सिल्क का रोप डाला और अपनी उस शॉर्ट्स को पहनता हुआ वो उस बिस्तर को छोड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ चुका था। पर बाथरूम में जाने से पहले उसने एक नज़र अपने उस बेड के ऊपर लेटी हुई ब्यूटी को देखा। अगर इस वक्त ये अलर्ट कॉल नहीं आया होता तो पक्का इस वक्त वो मॉर्निंग राउंड ले रहा होता, और मॉर्निंग इंटीमेसी तो हमेशा से उसकी फेवरेट रही है। पर उसकी उस वाइल्ड इमेजिनेशन पर ब्रेक उस वक्त लग गया जब उसे अपने बाहर की उस विंडो से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। ओह शिट, डैम इट। ये कहता हुआ वांग ईबो तुरंत बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे को बंद किया और जल्दी से एक हॉट शावर लेने के लिए तैयार हो गया। वो मन में बड़बड़ा रहा था, शिट शिट, अब क्या होगा, डैड आ गए, ओ गॉड डैड डैड डैड। बस यही कहता हुआ वो अपनी उस बात को कंप्लीट कर जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर कदमों को नीचे रखकर वो हॉल में दाखिल हो चुका था। वो अपने डैड के सामने बिल्कुल प्रेजेंटेबल लगना चाहता था, बिल्कुल स्मार्ट, इनोसेंट, ओबीडिएंट बॉय। इसके अलग उसकी पर्सनैलिटी को उसके डैड जानते थे, पर पता नहीं क्यों ईबो चाहता था कि उसके डैड हमेशा उसे बिल्कुल एक चार्मिंग बेबी की तरह देखें। वो नहीं चाहता था कि उसकी नाइट लाइफ उसके डैड के सामने किसी भी तरीके से आए, और स्पेशली एक लड़की को जो उसके कमरे के अंदर है उसे दिखाना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वांग ईबो जल्दी से तैयार होता हुआ नीचे डाइनिंग हॉल में शामिल हो चुका था, जिसमें ऑलरेडी उसके डैड वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में न्यूज़पेपर था और आंखों के ऊपर चश्मा। फिलहाल वो अपनी उस न्यूज़पेपर की दुनिया में खोए हुए थे कि अचानक से उन्हें उन सीढ़ियों के ऊपर से भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ आ चुकी थी। समझ गए थे कि उनका बेटा हांफता दौड़ता हुआ उन्हीं के पास आ रहा है। यूं तो एक लंबा समय गुजर चुका था, पर लैन हुआ को अभी भी अपने बेटे को इस तरीके से भागता दौड़ता हुआ देखकर हमेशा मन में एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता था। लैन हुआ ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये कभी नहीं सुधर सकता। ये कहते हुए उन्होंने अपना न्यूज़पेपर फोल्ड किया, अपने गोल्डन फ्रेम को हटाया और अपने पैरों को जमीन पर रखकर अब वो खड़े हो चुके थे अपने बेबी का वेलकम करने के लिए। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। लान वांग ईबो बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह अपने फादर के ऊपर लॉन्च हो चुका था और अपने फादर को अपनी एम्बुलेंस में लेकर वो लगातार बस सिर्फ यही कह रहा था, डैड आई मिस यू सो मच, आई मिस यू, आई लव यू अ लॉट। आप कितने दिनों के बाद आए हैं, आई मिस यू, मैंने आपको बहुत मिस किया। जितनी ज्यादा पकड़ लान वांग ईबो की अपने डैड के ऊपर मजबूत थी, उतनी ही मजबूती से लान हुआ ने भी वांग ईबो को गले लगा रखा था। अपने बेटे का इतना प्यार हमेशा से उनके मन को बहुत खुश करता था और अपने बेटे की मुस्कुराहट उनका दिन बना देती थी। आज पूरे 2 महीने के बाद लैन हुआ घर वापस आए हैं। बिजनेस ट्रिप एक्सपेंडेशन, सिर्फ यही चीज़ उन दोनों के बीच का कारण थी। अक्सर लैन हुआ को बहुत सारे लंबे समय के लिए अपने बेटे से दूर रहना पड़ता था, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस को संभालना आसान बात नहीं थी। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अकेले मालिक होने के नाते उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते थे। बहुत सारी ब्रांचों में खुद विजिट करना पड़ता था और उस ब्रांचों को विजिट करने के लिए उनकी खुद की प्रेजेंस ज़रूरी थी। इसीलिए वो अक्सर लान वांग ईबो को घर पर छोड़कर बहुत दूर दूर तक बहुत समय के लिए चले जाते थे। इस बीच दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस करते थे, एक दूसरे की बिलोंगिंग्स को महसूस करते थे, मिस करते थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। अपनी टेंडर एज में लान वांग ईबो ने अपनी मॉम को खो दिया था, और जब से अपनी मॉम को खोया है उसके बाद लैन हुआ ही उसके लिए उसकी मॉम, उसके डैड, उसके मेंटोर, उसके फ्रेंड, उसके गार्जियन, उसके हर चीज़ लैन वैन हुआ ही हैं। और वांग ईबो सबसे ज़्यादा प्यार करता है इस पूरी दुनिया में, और लैन हुआ भी कुछ अलग नहीं है। वो भी अपने बेटे को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद उन्होंने कभी भी दूसरी शादी का ख्याल अपने मन में नहीं लेकर आया, क्योंकि अपने बेटे को उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। वो जानते हैं कि उनका बेटा शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर, अपने लव वंस को लेकर, और लैन वैन हुआ उनमें से एक है। वो जानते थे कि अगर उन दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया तो वो अपने बेटे की मासूमियत को खो देंगे, अपने बेटे को खो देंगे, और ये वो किसी चीज़ के लिए नहीं चाहते थे। इसीलिए लैन वैन हुआ ने कभी भी उन दोनों के बीच में किसी तीसरे शख्स को आने की इजाज़त नहीं दी।
इसीलिए उनका लव, उनका टाइम, उनका अटेंशन, उनका सब कुछ उनका बेटा की था और उनके बेटे के लिए ही था। और वांगीबो भी कुछ अलग नहीं था, वो भी अपने डैड को हर चीज़ उसी अमाउंट में रिटर्न करता था जितने अमाउंट में उसके डैड उसे देते थे। ये फादर और सन की जोड़ी बहुत अलग थी और उन दोनों का प्यार उस पूरे घर में रहने वाले हर शख्स महसूस कर सकता था। और आंट शू उनमें से कुछ अलग नहीं थी। आंट शू वांगीबो की नैनी थी। बचपन से उन्होंने ही लान वांगीबो को पाला पोसा और इतना बड़ा किया। जब लैन हुआ घर पर नहीं होते थे तो आंट शू ही अपने यंग मास्टर को संभालती थी। वो बिल्कुल उसके लिए उसकी सेकंड मॉम की तरह थी। पर उन्हें क्या पता था कि जिस क्यूट लिटिल बेबी को वो संभाल रही हैं वो बड़ा होकर इतना ज़्यादा नोटोरियस बन जाएगा, इतना ज़्यादा प्लेबॉय बन जाएगा कि हर रोज़ हर रात वो एक नई लड़की के साथ इस घर में शामिल होगा। आंट शू ने कितनी बार अपने यंग मास्टर को समझाने की कोशिश की, पर लान वांगीबो की ये आदत बन चुकी थी और आदत को इतनी आसानी से छुड़ाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आंट शू भी ये जानती थी कि लान वांगीबो कितना ज़्यादा लोनली है और वो अपनी लोनलीनेस को इसी तरीके से दूर कर सकता है, तो वो भी क्या कर सकती हैं। वो मजबूर थी, एक हद तक ही वो कुछ कह सकती थी। उसके बाद तो जो कुछ करना है वो उनके यंग मास्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि थी तो वो एक नैनी ही। और उससे भी उलट उनके यंग मास्टर की वो पपी आइज और उनकी रिक्वेस्ट करने का तरीका आंट शू चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए लान वांगीबो के जितने भी उल्टे सीधे काम हुआ करते थे जिन्हें वो अपने डैड से छुपाना चाहता था, उन सब पर पर्दा डालने का काम आंट शू ही करती थी। और साथ साथ वही नहीं, वो अपने बेटे को भी इस चीज़ में घसीट लाई थी, जो कि लान वांगीबो का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम था जियांग चैंग और लान वांगीबो दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे, इसीलिए दोनों हमेशा साथ रहते थे। और लान वांगीबो की गुड बॉय वाली इमेज को उसके डैड के सामने बरकरार रखने का पूरा जिम्मा उन दोनों के ऊपर ही था, आंट शू और जियांग चैंग। खैर चलिए, बैकग्राउंड को समेटते हुए हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। लैन हुआ ने वांगीबो की पीठ को लगभग सहलाते हुए कहा, ओ माय बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। पर इससे पहले कि लैन हुआ आगे कुछ कह पाते, वांगीबो ने खुद से उन्हें दूर कर दिया और लगभग घूरते हुए कहा, ओ सीरियसली आपने मुझे मिस किया? छोड़िए डैड, रहने दीजिए। ये कहते हुए लान वांगीबो अपने उस एक्साइटमेंट को छिपाते हुए अब डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ चुका था। उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार था। वो अभी भी अपने डैड को घूर रहा था और लैन हुआ अपने बेटे की इस तरीके की निगाहों को देखकर सिर्फ मुस्कुराकर वो भी अब अपनी चेयर पर बैठ चुके थे। उन्होंने कहा, आई स्वेयर बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस वक्त लैन हुआ अपनी सबसे ज़्यादा वार्म वॉइस का इस्तेमाल कर रहे थे और ये वॉइस सिर्फ लान वांगीबो के लिए ही थी। अगर कोई और बिजनेस वर्ल्ड का शख्स इस वक्त लैन हुआ को इस तरीके से बातें करते हुए देख लेता तो वो पक्का बेहोश होकर गिर जाता, क्योंकि लैन हुआ कभी भी किसी के भी साथ इतने जेंटल और इतने हम्बल हो ही नहीं सकते। उनकी वॉइस में हमेशा एक अथॉरिटी होती है, एक कोल्डनेस होती है, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी कि सामने वाला शख्स उनके सामने सबमिसिव बनने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पर वांगीबो बिल्कुल अलग था। आखिरकार वो उनकी जान का टुकड़ा जो था। पर लान वांगीबो के ऊपर उनकी ऐसी आवाज़ का कोई भी असर नहीं होने वाला था। वो अपने डैड से गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आखिरकार वो 2 महीने के लिए उससे दूर जो थे, इसीलिए वांगीबो ने अपना सारा गुस्सा अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर उतारना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने वहीं से एक फोक उठाई और अपने ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ पोक करते हुए कहा, मिस्टर लैन, आपकी ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते, बिल्कुल लव नहीं करते, बिल्कुल केयर नहीं करते। आपके लिए आपका वर्क, आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपका सब कुछ है। इसीलिए तो आप सबसे ज़्यादा समय उसी वक्त के साथ गुजारते हैं, है ना? और यहाँ आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। इसीलिए तो पिछले 2 महीने से आप ये भी भूल चुके थे कि आपका एक घर भी है। मैंने सही कहा ना? कहते हुए सरकास्टिकली वांगीबो ने अपने डैड की तरफ देखा। उसके डैड पर लैन हुआ भी कोई कम तैयारी के साथ यहाँ नहीं आए थे। वो भी अपने बेटे के लिए हर सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाला, उसको खुला और उसके बाद बोलना शुरू किया, यू नो वांगीबो, तुम्हारे इस पुअर डैड ने पिछले 2 महीने में तुम्हें लगभग 78 टाइम्स कॉल किया है। जैसे ही लैन हुआ ने ये बात कही, वांगीबो के मुंह में जो भी कुछ गया हुआ था वो एकदम से बाहर आ गया। उसने लगभग हंसते हुए कहा, क्या कहा आपने? 78 टाइम्स? पर मुझे तो सिर्फ आपका कॉल कुछ ही बार रिसीव हुआ, ऐसा क्यों? लैन हुआ ने कहा, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि आधे से ज़्यादा वक्त पर तो तुम घर पर ही नहीं रहते थे। अगर मैं तुम्हें शाम में कॉल करता था तो ये सुनने को मिलता था कि यंग मास्टर इस वक्त पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। रात में कॉल करता था तो कहते थे कि यंग मास्टर पार्टी के लिए गए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं सुबह सुबह कॉल करता था तो ये सुनने को मिलता था कि यंग मास्टर अभी तक सो रहे हैं। अब एज अ लविंग फादर मैं अपने बेटे की नींद को तो खराब नहीं कर सकता था, इसीलिए इस पुअर डैड ने सोचा क्यों ना तुम्हें दोपहर में कॉल किया जाए। बट माय बैड लक, मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया और मुझे क्या सुनने को मिला? मुझे सुनने को मिला कि यंग मास्टर मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं। सीरियसली लान वांगीबो, 1 बजे कौन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है? जरा मुझे बताओगे कि इस वक्त तुम अभी तक अपने बेड में क्या कर रहे थे? और मुझे आंट शू ने तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं जाने दिया? मैं तो बस तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना चाहता था, जो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग है, क्योंकि मेरे लिए तो आफ्टरनून हो चुकी है, घड़ी में 2 बज रहे हैं। पर आंट शू ने कहा कि तुम अपने रूम में नहीं हो। फिर मैंने कहा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने एक्टिविटी रूम में हो। तो मैंने वहाँ जाने की सोची, पर आंट शू ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया।
सच बताओ लान वांगीबो, ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो तुम्हारे रूम में छुपा हुआ है? क्या मैं जान सकता हूँ? जैसे ही लान वांगीबो ने ये बातें सुनी और अपनी डैड की ऐसी निगाहों को देखा जो कि कंप्लीटली सस्पिशियस लग रही थी लान वांगीबो के ऊपर, लैन को तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो आज तो वो गया, उसकी गुड बॉय वाली इमेज कंप्लीटली तार तार होने वाली है, क्योंकि उसकी डैड की निगाहें बिल्कुल ही ऐसी थी। लेकिन फिलहाल माहौल को संभालने के लिए वांगीबो ने तुरंत अपनी ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहा, नो नो डैड, ऐसा कोई ट्रेजर वेजर नहीं है। पर लैन हुआ भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो अपने बेटे को खुद से भी ज्यादा जानते थे। तो उन्होंने कहा, सीरियसली? और ईबो ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, हाँ डैड, बिल्कुल, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। ये शब्द बोलने के बाद वांगीबो को एहसास हुआ कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि आंट शू ने तुरंत उसको पिंच किया था। आंट शू जानती थी कि कमरे में क्या कुछ है, और अगर वो चीजें लैन हुआ के सामने आ गई तो ईबो की तो खैर नहीं। और वहीं दूसरी तरफ लान हुआ भी, ये समझ लो, इस बॉल को कैच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर देखना चाहूंगा मैं तुम्हारे रूम में क्या कुछ है, मैं भी तो जानूं कि अपना बेटा इस रूम में इतना समय क्यों व्यतीत करता है। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम साथ में तुम्हारे रूम में चलेंगे। फिर फादर और सन बैठकर कुछ देर वहां तुम्हारे रूम में बैठकर बातें करेंगे। बहुत समय हो गया हमने बातें नहीं की, है ना ईबो? पर ईबो जवाब देने की स्थिति में कहा था। उसने कहा, डैड हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। लैन हुआ ने स्मिर्क करते हुए कहा, नो नो, हम तुम्हारे रूम में ही बातें करेंगे, मुझे वो रूम बहुत पसंद है, स्पेशली उसका वो विंडो एरिया, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। चलो जब तक मैं अपने कॉल को निपटा लेता हूँ और तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है? ठीक है। तो लान वांगीबो की तरफ लैन हुआ ने स्मिर्क कर देखा। उसके बाद अपनी टॉन्टिंग स्माइल को अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए वो आगे बढ़ चुके थे, लान वांगीबो को पीछे रोता हुआ छोड़कर। वांगीबो की तो आंखों से बस सिर्फ आंसू निकलने बाकी थे, बाकी सब कुछ हो चुका था, क्योंकि वो जानता था अगर उसके डैड गलती से भी इस कमरे में पहुंच गए तो उसकी तो खैर नहीं। और इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज़ की उम्मीद में ही वो आंट शू की तरफ देख रहा था। पर आंट शू कंप्लीटली स्ट्रिक्ट होकर वहाँ खड़ी थी, जैसे कि वो कह रही हूँ कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और वांगीबो ने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, आंट शू प्लीज हेल्प कीजिए ना। आंट शू ने कहा, यंग मास्टर मैं क्या कर सकती हूँ? लान वांगीबो ने कहा, प्लीज 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 कुछ कीजिए ना आंट शू, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज वन लास्ट टाइम, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आंट शू ने कहा, पर मैं? लान वांगीबो ने कहा, जियांग चैंग को बुलाइए, जियांग चैंग को बुलाइए, वो जरूर कुछ कर सकता है। उससे कहिए कि वो उस लड़के को तुरंत इस कमरे से बाहर निकाले जब तक डैड नहीं आते। उसके बाद अच्छे से रूम को स्प्रे करे, सारी विंडोज को खोल दे ताकि सारी स्मेल बाहर निकल जाए। प्लीज प्लीज आंट शू प्लीज, तब तक मैं डैड को संभालता हूँ, उन्हें बातों में लगाता हूँ, आप पीछे वाले गेट से उस लड़की को निकाल दीजिएगा। इसके बाद तुरंत वांगीबो ने आंट शू को गले लगाया, उनके उस सॉफ्ट से गालों के ऊपर किस किया और भागता दौड़ता लैन हुआ के पास जा चुका था। और आंट शू वहीं डम्बफाउंडेडली खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, यंग मास्टर, आप सच में बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर हैं और हमेशा एक स्वीट नाइफ की तरह अपनी सारी बातों को मुझसे मनवा लेते हैं। जब भी आप दोनों साथ होते हैं मेरी शामत आ जाती है। अब मैं क्या करूं? जियांग चैंग, ये कहते हुए आंट शू जियांग चैंग को आवाज़ लगाते हुए वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि वांगीबो ने जो रायता फैलाया है उसे जल्दी से जल्दी समेटना होगा इससे पहले कि लैन हुआ की निगाहें उस पर पड़े। इसीलिए आंट शू जल्दी से भागते दौड़ते अपने बेटे के पास पहुंची थी ताकि वो जल्दी से जल्दी उस क्राइम के सबूत को मिटा सके जो कि लान वांगीबो के कमरे में है और जिसका इंस्पेक्शन करने के लिए उनके हिटलर फादर बहुत जल्द जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आंट शू भी जानती थी कि लैन हुआ को इस बारे में सारी जानकारी है, वो बस अनजान बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बेटे को एम्बैरेस होते हुए ना देखे अपनी निगाहों के सामने। पर ये फादर और सन जब तक ऐसे ही प्रिटेंड करते रहेंगे तब तक उन दोनों की शामत आती रहेगी। फिलहाल वो कर्ज करते हुए आगे बढ़ गई थी और वहीं लान वांगीबो भी अपने डैड की तरफ बढ़ चुका था, उन्हें काम डाउन करने के लिए या यूं कहो अपनी स्वीट बातों में फंसाने के लिए। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात के लिए कंप्लीटली अश्योर रहिएगा। और हाँ, ब्लीडेड हार्ट ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया है, ब्लीडेड हार्ट को भी मैं कंप्लीट करूंगी, बट मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए क्यों ना न्यू फैन फिक्शन को स्टार्ट कर दूँ और दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है? इससे आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी, क्योंकि ये फैन फिक्शन थोड़ा सा फन लविंग वाला होगा, थोड़े से मस्ती मजाक करते हुए फ्लफी से भरा हुआ होगा। ब्लीडेड हार्ट ऑलमोस्ट रैप अप होने वाला है, उसके पास काउंटेबल चैप्टर्स बचे हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 बनेंगे मुश्किल से। और तब तक के लिए हम इस रोम कॉम को एंजॉय करेंगे। और फिर सेंटेड मिस्ट भी है, तो बहुत सारे फिक्शंस लाइन अप हैं, ठीक है? एक एक करके सबको खत्म करेंगे। चलिए, और जो कोई भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाहो तो वांगशंस लवर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी सजेशन कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and bye bye.